स्वागत है आपका एक बार फिर से पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं प्रगति वाजपेयी। मैं बताऊंगी आपको आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी सभी जरूरी खबरें। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सरकार ने राशन की दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदलने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राशन की दुकानों की व्यवहार्यता और पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बढ़ाना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत एफपीएस डीलर्स को सब्सिडी वाले अनाज के अलावा अपने उत्पादों में विविधता लाने की अनुमति दी जाएगी। ये दुकानें अपने नए रंग रूप में अब बाजरा, दालें, डेयरी उत्पाद और दैनिक जरूरत का सामान बेच सकेंगे। इससे डीलर्स के लिए कमाई के नए रास्ते खुलेंगे। पूरे भारत में लगभग 5,38,000 राशन की दुकानें हैं। पायलट प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण में उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में 60 राशन की दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदला जाएगा। खाद्य महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है। अनाज, दाल और खाद्य तेल की कीमतों में अगस्त में बड़े स्तर पर नरमी देखी गई। अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में ये बात कही गई। सीपीआई के आधार पर मापी जाने वाली हेडलाइन इन्फ्लेशन जुलाई में घटकर 3.5% पर आ गई, जो जून में 5.1% थी। बुलेटिन में यह भी कहा गया कि कीमत में तेजी के बाद भी खाने के सामान की मांग बनी हुई है। इससे खाद्य महंगाई बनी हुई है और ये चिंताजनक है। इसका लागत, सेवा शुल्क और उत्पादन के दाम पर असर हो सकता है। सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार बड़ी खुशखबरी दे सकती है। सरकार अगले महीने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके बाद ये बढ़कर 53% हो जाएगा। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हर साल 2 बार बढ़ोतरी करती है। इसमें एक बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई में बदलाव होता है। नई सरकार के गठन के बाद ये बढ़ोतरी को लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में इसकी घोषणा हो सकती है। मार्केट रेगुलेटर सेबी आईपीओ एडवाइजरी फर्मों की गतिविधियों की जांच कर रहा है जो एसएमई सेगमेंट में एक्टिव है। मार्केट रेगुलेटर को शिकायत मिली थी कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली इकाइयां कंपनियों को आईपीओ से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने में मदद कर रही हैं और उन्हें लिस्टिंग में शानदार फायदे का भी आश्वासन दे रही हैं। एसएमई सेगमेंट में ऐसे कई आईपीओ एडवाइजरी फर्मों की एंट्री देखने को मिल रही है जो सेबी के दायरे से बाहर काम कर रहे हैं और वो मार्केट रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। ये कंपनियां अपने ब्रोकर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स का इस्तेमाल एसएमईज को आईपीओ लाने में मदद कर रही हैं। ये सभी फर्म सेबी से लाइसेंस हासिल किए बिना मर्चेंट बैंकिंग का काम कर रही हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड को लॉन्च किया है। ये फंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल और सरकारी सिक्योरिटीज जैसे डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करेगा। नया फंड ऑफर 28 अगस्त 2024 को बंद होगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो अपनी छोटी अवधि की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। इस फंड को कम ब्याज दर जोखिम और कम क्रेडिट जोखिम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। ये फंड निश्चित आय चाहने वाले और पुरानी सोच वाले निवेशकों के लिए आय और पूंजी वृद्धि का विकल्प प्रदान करता है। भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने जुलाई में 1 करोड़ 29 लाख यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। जुलाई में हवाई यातायात इस साल जून की तुलना में कम था। जून में 1 करोड़ 32 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी थी। वहीं घरेलू हवाई यातायात क्षेत्र में इंडिगो का दबदबा कायम है। जुलाई में इसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 62% हो गई। एयर इंडिया की हिस्सेदारी घटकर 14.3% रह गई। पिछले महीने विस्तारा की घरेलू बाजार में हिस्सेदारी बढ़कर 10%, एयर इंडिया एक्सप्रेस की 4.5% और स्पाइस जेट की हिस्सेदारी घटकर 3.1% रह गई। आकाशा एयर और अलायंस एयर की हिस्सेदारी 4.7% और 0.9% रही। लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या को देखते हुए आगामी त्योहारी सीजन के मौके पर हवाई जहाज के किराए में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिवाली के लिए प्रमुख घरेलू मार्गों पर औसत एक तरफा टिकट की कीमत 10 से 15% बढ़ चुकी है। ओणम के दौरान केरल के प्रमुख शहरों के लिए कुछ उड़ानों का किराया 20 से 25% तक बढ़ गया है। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के दौरान दिल्ली चेन्नई रूट पर सीधी उड़ान के लिए इकोनॉमी क्लास का औसत एक तरफा किराया 25% बढ़कर 7,618 रुपए हो गया। ये किराया पिछले साल 10 से 16 नवंबर के मुकाबले में काफी ज्यादा है। मुंबई हैदराबाद रूट पर टिकट की कीमत 21% बढ़कर 5,162 रुपए हो गई है। वहीं दिल्ली गोवा और दिल्ली अहमदाबाद रूट पर किराया 19% बढ़कर 5,999 रुपए और 4,930 रुपए हो गया है।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने बार बार कॉल कर परेशान करने वाले टेलीमार्केटर पर अपना रुख सख्त करते हुए टेलीकॉम कंपनियों को मैसेजिंग सेवाओं का दुरुपयोग करने और उपभोक्ताओं को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए विशेष उपाय करने का निर्देश दिया है। ट्राई ने कहा है कि 1 सितंबर से सभी टेलीकॉम कंपनियों को URL, OTT लिंक या उन कॉल बैक नंबर वाले संदेशों के प्रसारण से रोका जाएगा जिन्हें भेजने वाले अधिकृत नहीं है। संदेश भेजने वालों की पहचान की क्षमता बढ़ाने के लिए ट्राई ने अनिवार्य किया है कि 1 नवंबर से भेजे जाने वाले प्राप्तकर्ता तक सभी संदेशों के स्रोत का पता लगाया जाएगा और इसमें अपरिभाषित या बेमेल टेलीमार्केटर सीरीज वाला कोई भी संदेश अस्वीकार कर दिया जाएगा। 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिक गन्ने के उपयोग की जरूरत होगी। इससे चीनी भंडार स्तर और मिल मालिकों के नकदी प्रवाह में भी सुधार होने की संभावना है। क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक भारत को 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए सालाना 990 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत होगी। एथेनॉल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अनाज और गन्ने दोनों के फीड स्टॉक के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता होगी। अगले सीजन तक अनाज से वार्षिक एथेनॉल उत्पादन 600 करोड़ लीटर तक पहुंचने की उम्मीद है। वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने शेयर होल्डर्स को चालू वित्त वर्ष के लिए 19 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी कुल 8,028 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटेगी। निदेशक मंडल की मंगलवार को ही बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। जुलाई में रिकॉर्ड 54 लाख नए इक्विटी म्यूचुअल फंड अकाउंट खुले हैं। जुलाई में नए जुड़े फोलियोज की संख्या पिछले 2 सालों के मासिक औसत 18 लाख से करीब 3 गुना ज्यादा है। नए फोलियो की संख्या बढ़ने का प्रमुख कारण नए सेक्टोरल फंड्स का लॉन्च होना है, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। म्यूचुअल फंड के कुल फोलियो की संख्या बढ़कर अब 13.8 करोड़ हो गई है। पैकेजिंग कंपनी मंजूश्री टेक्नोपैक IPO लाने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिए हैं। कंपनी का इरादा IPO से 3,000 करोड़ रुपए जुटाना है। इस IPO में फ्रेश इश्यू के साथ साथ ऑफर फॉर सेल शामिल किया जाएगा। IPO में 750 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर्स जारी किए जाएंगे। इसके अलावा प्रमोटर्स 2,250 करोड़ रुपए की इक्विटी बेचेंगे। ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। अब हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि।